चिंतामणि के ऑनलाइन ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम पंचायत राज व्यवस्था का दूसरा भाग या दूसरा हिस्सा पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट हमने पढ़ा था कि अशोक मेहता समिति ने क्या अपने सुझाव दिए, इसके बारे में हमने लास्ट पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट समिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है तीसरी समिति, जिसका नाम है श्री जीवी के राव समिति। श्री जीवी के राव समिति। तो दोस्तों, इस समिति का गठन हुआ है 1985 में और उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। गठन हुआ है 1985 में और प्रधानमंत्री थे उस समय राजीव गांधी। इस समिति ने दो ही सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव इस समिति का कि पंचायत राज व्यवस्था 4 स्तरीय होनी चाहिए। 4 स्तरीय होनी चाहिए। पंचायत राज व्यवस्था के 4 स्तर होने चाहिए। पहला स्तर ग्राम सभा। दूसरा स्तर ग्राम पंचायत। तीसरा स्तर पंचायत समिति और चौथा स्तर जिला परिषद। ये दो प्रमुख सुझाव थे अशोक मेहता समिति के। पहला सुझाव जिसमें पंचायत राज व्यवस्था 4 स्तरीय होनी चाहिए। पहला स्तर ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर भी ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर या खंड स्तर पर पंचायत समिति और चौथा जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 4 स्तर होने चाहिए पंचायत राज व्यवस्था के। इसमें दूसरा सुझाव था इनका पंचायत राज व्यवस्था का केंद्र केंद्र जिला परिषद को बनाया जाए। केंद्र जिला परिषद को बनाया जाए या जिला परिषद को पंचायत राज व्यवस्था का सबसे शक्तिशाली अंग के रूप में स्थापित किया जाए। सबसे शक्तिशाली अंग कौन बनना चाहिए? जिला परिषद। ये दो ही सुझाव थे श्री जीवी के राव समिति के, जिसका गठन हुआ है 1985 में और उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इसके बाद में जो नेक्स्ट समिति है, चौथी समिति, उस समिति का नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। सिंघवी समिति। इसका गठन हुआ है 1985 में और उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी पंचायत राज व्यवस्था के लिए समितियां गठित हुई हैं, उन सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि पहली बार किसी समिति ने यह कहा कि पंचायत राज व्यवस्था को आप कानूनी दर्जा दे दो, कानूनी रूप से मान्यता प्रदान कर दो या कानूनी रूप से लागू कर दो। इसके बाद में जो भी व्यवस्थाएं हैं उस सारी व्यवस्थाओं में अपने आप सुधार आ जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का कि आप पंचायत राज व्यवस्था के को क्या दे दो? कानूनी दर्जा प्रदान कर दो। तो इस समिति ने 4 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। चारों सुझावों पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। तो इस समिति के सुझाव क्या क्या रहे हैं? तो सुझावों में पहला सुझाव यह है, नंबर 1, पहला सुझाव ग्राम सभा का गठन किया जाए।
ग्राम सभा का गठन किया जाए। पहला सुझाव। दूसरा सुझाव, पंचायत राज व्यवस्था को कानूनी रूप से लागू किया जाए। या कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की जाए। मान्यता प्रदान की जाए। दूसरा सुझाव। तीसरा सुझाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारें पंचायत राज व्यवस्था के सभी स्तरों को अनिवार्य रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करें। वित्तीय सहायता प्रदान करें। और चौथा और अंतिम सुझाव था समिति का कि पंचायत राज व्यवस्था को न्यायिक अधिकार प्रदान किए जाएं। अधिकार प्रदान किए जाएं। न्याय करने के अधिकार भी पंचायत राज व्यवस्था के सभी स्तरों को प्रदान किए जाएं। यह चौथा सुझाव था। और ध्यान रखना, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर इनके सुझावों को मानते हुए गुजरात राज्य सरकार ने पहली बार 1985 में शहरी क्षेत्रों में आपसी विवादों के निपटारे करने के लिए लोक अदालतों की शुरुआत की। तो पहली बार किसी समिति ने कहा कि पंचायत राज व्यवस्था के सभी क्षेत्रों को, सभी स्तरों को न्यायिक अधिकार प्रदान कर दिया जाए। और इसके सुझावों को मानते हुए गुजरात राज्य सरकार ने पहली बार गुजरात में 1986 से लोक अदालतें शहरी क्षेत्रों में शुरू की। और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम न्यायालय की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य बना 2010 में राजस्थान। तो 1986 से भारत में लोक अदालतें प्रचलित थी। और 2010 में पहली बार किसी राज्य में ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए, वो था राजस्थान 2010 से। और जयपुर राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत जहां पर ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए वो थी जयपुर की बस्सी ग्राम पंचायत। 27 नवंबर 2010 को जयपुर की बस्सी ग्राम पंचायत में पहली बार ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया। तो ये 4 सुझाव दिए थे जो महत्वपूर्ण सुझाव थे लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के। पहला सुझाव, ग्राम सभा का गठन किया जाए। दूसरा सुझाव, पंचायत राज व्यवस्था को कानूनी रूप से लागू किया जाए, कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की जाए। तीसरा सुझाव, राज्य सरकारें अनिवार्य पंचायत राज व्यवस्था के सभी स्तरों को अनिवार्य रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करें। और चौथा और अंतिम सुझाव, पंचायत राज व्यवस्था को न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए जाए। इस समिति की सिफारिश के बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पहली बार यह लगा कि हमें इसमें थोड़े बहुत संशोधन करने के बाद में इसे कानूनी रूप से लागू कर देना चाहिए। तो ऐसे थोड़े बहुत संशोधनों के लिए एक नैश समिति गठित की प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, जिसका नाम था पी थुंगुन समिति। तो अब जो समिति पढ़ने जा रहे हैं हम, वो है पी थुंगुन समिति। 5वीं समिति है पी थुंगुन समिति। और इस पी थुंगुन समिति का गठन हुआ है 1988 में। और इस समिति ने अपनी, इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो ध्यान रखना, पी थुंगुन समिति ने 2 ही सुझाव दिए थे अपनी समिति के 2 ही सुझाव थे।
तो दो सुझाव कौन कौन से थे? पहला सुझाव, ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाए। दूसरा सुझाव, पंचायत राज व्यवस्था को कानूनी रूप से लागू किया जाए। लागू किया जाए, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। पांच वर्ष का होना चाहिए। तो 5 वर्ष का कार्यकाल और ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाए, ये दो सुझाव थे पी थुंगु समिति के, जिसका गठन हुआ है 1988 में, और उस समय प्रधानमंत्री थे देश के राजीव गांधी। इसके बाद में एक और समिति गठित हुई प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में, और मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको लास्ट वीडियो में कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल को पंचायत राज व्यवस्था का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने का सर्वप्रथम सबसे ज्यादा प्रयास किया, पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने का। इसलिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल को पंचायत राज व्यवस्था का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर छठवीं समिति गठित हुई, जिस समिति का नाम था, छठवीं समिति गठित हुई जिस समिति का नाम था गाडगिल समिति। गाडगिल समिति। तो इस गाडगिल समिति का गठन हुआ है 1989 में। यह समिति गठित हुई है 1989 में, और इस समिति के समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इस समिति का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव क्या था? इस समिति ने पहली बार पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तरों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। पहली बार भारत में किसी समिति, जो समिति थी जिसने पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तरों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया, वो थी गाडगिल समिति। और एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि वर्तमान में पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तरों को लागू करने का मूल आधार क्या है? तो वो मूल आधार है इन गाडगिल समिति। तो गाडगिल समिति को आधार मानते हुए वर्तमान में भी पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तरों का उल्लेख किया जाता है, या 3 स्तरों का गठन किया गया है। ठीक है, तो मूल आधार क्या है वर्तमान में पंचायत राज व्यवस्था का? तो वो है गाडगिल समिति। तो इस समिति ने पहली बार पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तरों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। हालांकि ध्यान रखना, पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, उसने भी पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तरों का उल्लेख किया, जिसमें और उसने कहा कि ग्राम पंचायत के सदस्य पंचायत समिति सदस्यों को और जिला परिषद सदस्यों को निर्वाचित करेंगे। लेकिन पहली बार गाडगिल समिति ने कहा कि ग्राम पंचायत के सदस्य केवल उप सरपंच को निर्वाचित करेंगे और जनता सरपंच और वार्ड पंचों को निर्वाचित करेगी। जनता जो है वो पंचायत समिति सदस्यों को निर्वाचित करेगी, और जनता ही जो है वो जिला परिषद सदस्यों को निर्वाचित करेगी। पंचायत समिति सदस्य अपने में से प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन करेंगे, और जिला परिषद सदस्य अपने में से जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का निर्वाचन करेंगे। पहली बार स्पष्ट रूप से ये जो आधारशिला रखी थी, वो आधारशिला किसने रखी? गाडगिल समिति ने। इसलिए वर्तमान में पंचायत राज व्यवस्था का के 3 स्तरों का मूल आधार गाडगिल समिति को माना जाता है। और वर्तमान में बलवंत राय मेहता समिति के 3 स्तरों का फॉर्मूला लागू नहीं है। किसका लागू है? तो वर्तमान में जो फॉर्मूला लागू है वो गाडगिल समिति का फॉर्मूला लागू है, इसलिए मूल आधार माना जाता है गाडगिल समिति को। 3 स्तरों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। पहला स्तर है ग्राम स्तर पर,
ग्राम पंचायत, दूसरा जिला स्तर पर, सॉरी खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 3 स्तर होने चाहिए पंचायत राज व्यवस्था के। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम पंचायत के वार्ड पंच और सरपंच का निर्वाचन जनता द्वारा होना चाहिए। सरपंच का निर्वाचन जनता द्वारा। यहां पर पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हो, और यहां पर जिला परिषद सदस्यों का निर्वाचन भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हो। बाकी सभी सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। पंचायत समिति सदस्य अपने में से प्रधान और प्रधान का निर्वाचन करें, जिला परिषद सदस्य अपने में से जिला प्रमुख और उपजिला प्रमुख का निर्वाचन करें। यह आधारशिला थी गाडगिल समिति की। इसलिए मैंने कहा कि 3 स्तरों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है गाडगिल समिति में। क्लियर है यहां तक? दूसरा एक बिंदु कि बलवंतराय मेहता समिति के बाद में जितनी भी समितियां आई, उन्होंने या तो द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की मांग की है या 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की मांग की है। जैसे कि अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय मांग की, और अशोक मेहता समिति के बाद में जितनी भी समितियां आई, चाहे वो जीविका राम समिति हो या लक्ष्मीमल सिंघवी समिति हो या पी थंगुन समिति हो, इन सभी समितियों ने 4 स्तरों का उल्लेख किया है: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, लेकिन यहां पर इसने 3 स्तरों का उल्लेख किया है: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। क्लियर है? तो गाडगिल समिति को वर्तमान में पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तरों का मूल आधार माना जाता है। और ध्यान रखना, इस समिति की सिफारिश पर, गाडगिल समिति की सिफारिश पर, गाडगिल समिति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री राजीव गांधी 64वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन पंचायत राज व्यवस्था के लिए और 65वां संविधान संशोधन नगरीय निकाय व्यवस्था के लिए लाए। नगरीय निकाय व्यवस्था के लिए लाए। इन दोनों संविधान संशोधनों को 15 मई 1989 को लोकसभा ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। अपनी क्या दी? स्वीकृति प्रदान की या मंजूरी प्रदान की? मंजूरी प्रदान की। परंतु 16 मई 1989 को इन दोनों संविधान संशोधनों को राज्यसभा ने इन्हें अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। तो ये दोनों जो संविधान संशोधन थे वो राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिए गए। इस कारण से, इस वजह से प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जो सपना था कि पंचायत राज व्यवस्था को वो कानूनी रूप से लागू करें, वो सपना अधूरा रह गया। ठीक है,
लेकिन प्रयास सबसे ज्यादा किए थे राजीव गांधी ने, इसलिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल को पंचायत राज व्यवस्था का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके लेकर अंतिम समिति गठित की गई, नाथूराम मिर्धा समिति। नाथूराम मिर्धा समिति। इस नाथूराम मिर्धा समिति का गठन किया गया 1991 में, और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पी नरसिम्हा राव। देश के प्रधानमंत्री थे पी नरसिम्हा राव। तो गठन हुआ है 1991 में, और कांग्रेस के गठबंधन से पी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। 1990 में बम ब्लास्ट में राजीव गांधी का देहांत हो गया। राजीव गांधी के देहांत के बाद में 1990 में पी नरसिम्हा राव ने बीजेपी के गठबंधन से देश की सरकार बनाई, देश के प्रधानमंत्री बने। 1991 में प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया और कांग्रेस के साथ मिल गए, और कांग्रेस के साथ में मिलकर उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई 1991 में। और उस समय नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में, जो लोकसभा सांसद भी थे राजस्थान से, नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई 1991 में, और उस समिति की सिफारिश पर, नाथूराम मिर्धा समिति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज व्यवस्था के लिए और 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकाय व्यवस्था के लिए लाए। सेवेंटी थ्रीवा संविधान संशोधन पंचायत राज व्यवस्था के लिए और 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकाय व्यवस्था के लिए लाए। इन दोनों संविधान संशोधनों को 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने अपनी मंजूरी प्रदान की। 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने अपनी मंजूरी प्रदान की। और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान की। और ध्यान रखना, कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 73वें संविधान संशोधन को किस राष्ट्रपति द्वारा अपनी मंजूरी प्रदान की गई। तो अगर राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए यहां से आपसे, तो राष्ट्रपति थे उस समय भारत के शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। प्रधानमंत्री थे पी नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने इन दोनों संविधान संशोधनों को अपनी क्या दी है, मंजूरी प्रदान की है। और 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत के 17 राज्यों में इसे लागू किया गया। तो क्या उस समय राज्य 17 ही थे? राज्यों की संख्या थी उस समय 25, लेकिन 17 राज्यों में ही इन्हें लागू किया गया। वो इसलिए लागू किया गया क्योंकि जिस समय इन पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया था, इन संविधान संशोधनों को लागू किया गया था, उस समय भारत के 8 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण, जिनमें राजस्थान भी शामिल था। तो राजस्थान में भी बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इस वजह से जहां पर सरकार ही नहीं थी, वहां पर इन दोनों संविधान संशोधनों को लागू कैसे किया जा सकता है, इसलिए 25 राज्यों में से 17 राज्यों में से लागू किया गया। भारत का पहला राज्य जहां पर पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया वो था कर्नाटक। कर्नाटक में इन दोनों संविधान संशोधनों को पहली बार लागू किया गया। पहला राज्य जहां पर इन दोनों संविधान संशोधनों को लागू किया गया वो था कर्नाटक।
और ध्यान रखना 24 अप्रैल को इसी कारण प्रतिवर्ष मनाया जाता है पंचायत राज दिवस। पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, या इसे स्थानीय शासन दिवस भी कहा जा सकता है। स्थानीय शासन दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है सबके दिमाग में? और एक प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कई बार, कि देश का पहला राज्य, देश का पहला राज्य जहां पंचायत राज व्यवस्था को कानूनी रूप से लागू किया गया, कानूनी रूप से लागू किया गया। तो देश का पहला राज्य जहां पंचायत राज व्यवस्था को कानूनी रूप से लागू किया गया, उसका आंसर हो जाता है कर्नाटक। तो 3 प्रश्न होते हैं, 3 या 4 प्रश्न हैं जिनकी भाषा लगभग समान होती है। वो मैं प्रश्न आपको एक साथ यहां पर लिख दे रहा हूं। पहला प्रश्न, देश का पहला राज्य जहां पंचायत राज व्यवस्था को कानूनी रूप से लागू किया गया, कर्नाटक। एक प्रश्न पूछा गया है, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना। देश का पहला राज्य जहां पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया, उसका आंसर होता है राजस्थान। राजस्थान 2 अक्टूबर 1959। एक प्रश्न और आता है, देश का पहला राज्य जहां पंचायत राज व्यवस्था को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया, संपूर्ण राज्य में लागू किया गया, उसका आंसर आप सबको पता ही है, आंध्र प्रदेश। पिछले वीडियो में हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को संपूर्ण राज्य में पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया। एक और प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझना उसको, लास्ट वीडियो में हमने उसको पढ़ा है। देश का पहला प्रांत जहां पंचायत राज व्यवस्था को कानूनी रूप से लागू किया गया, कानूनी रूप से लागू किया गया, लागू किया गया। उस प्रांत का नाम क्या? अब यहां पर प्रांत पूछा है, यहां पर है राज्य, यहां पर शब्द है राज्य, यहां पर शब्द है प्रांत। तो प्रांत अगर पूछे तो उसका आंसर होता है बंगाल प्रांत। कब? 1919 में। मतलब प्रांत अगर शब्द दे रखा है तो इसका मतलब वो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात कर रहा है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत का पहला प्रांत जहां पर पंचायत राज व्यवस्था को कानून रूप से लागू किया गया वो था बंगाल प्रांत, 1919 में। ये चारों प्रश्न है, चारों प्रश्नों की भाषा लगभग समान होती है, आंसर बदल जाते हैं। इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब
अब हम पढ़ते हैं कि भाई 73वां जो संविधान संशोधन हुआ है, उस संविधान संशोधन ने, हम ग्रामीण शासन पढ़ रहे हैं, तो ग्रामीण शासन में हम सबसे पहले बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन की, क्योंकि वो पंचायत राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो 73वें संविधान संशोधन ने भारत के संविधान पर क्या प्रभाव डाला है, या भारत के संविधान पर क्या प्रभाव रहा है उसका, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन का संविधान संशोधन का संविधान पर प्रभाव। सेवेंटी थ्रीवे संविधान संशोधन का संविधान पर प्रभाव, संविधान पर क्या प्रभाव रहा है 73वें संविधान संशोधन का, उसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले तो ये समझ लो ये कि 73वें संविधान संशोधन को पंचायत राज अधिनियम अधिनियम 1992 कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन को पंचायत राज अधिनियम 1992 कहा जाता है, तो 73वें संविधान संशोधन को पंचायत राज अधिनियम 1992 कहा जाता है, क्योंकि ये किससे संबंधित है, पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित होने के कारण इसे पंचायत राज अधिनियम 1992 कहा जाता है। पहली कंसेप्ट। दूसरा, 73वें संविधान संशोधन के तहत या पंचायत राज अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 अणा या ओ तक कुल 16 अनुच्छेदों में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। कुल 16 अनुच्छेदों में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 अनाया ओ तक कुल 16 अनुच्छेदों में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अब यहां पर ध्यान से समझना कि 16 अनुच्छेद कैसे हो जाते हैं। तो एक अनुच्छेद है जिसको रेलगाड़ी बनाया गया है, अनुच्छेद 243। इस अनुच्छेद 243 में संविधान में तीन भाग का उल्लेख है। एक ही अनुच्छेद में तीन भाग दिए गए हैं। एक तो है संविधान का भाग 9, जिसमें उल्लेख है पंचायत राज व्यवस्था का। राज्य व्यवस्था और पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है 16 अनुच्छेदों में। कितने अनुच्छेदों में, 16 अनुच्छेदों में। दूसरा भाग है भाग 9 का, इसमें उल्लेख है नगरीय निकाय व्यवस्था का। नगरीय निकाय व्यवस्था और नगरीय निकाय व्यवस्था का संविधान भाग 9 का में उल्लेख है 18 अनुच्छेदों में। और तीसरा भाग है भाग 9 ख, इसमें उल्लेख है सहकारी समितियों का। सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें उल्लेख है 13 अनुच्छेद, इनका उल्लेख है 13 अनुच्छेदों में। तो 16 अनुच्छेद पंचायत राज व्यवस्था के, 18 अनुच्छेद नगरीय निकाय व्यवस्था के और 13 अनुच्छेद सहकारी समितियों के जोड़े गए हैं किसमें, एक अनुच्छेद है 243 इसमें। अब कैसे जोड़े गए हैं वो थोड़ा सा आप समझिए। हिंदी वर्णमाला में का से लेकर या तक वर्णों की संख्या होती है 26।
26। कैसे होती है? तो का के 5 वर्ण, चा के 5 वर्ण, टा के 5 वर्ण, ता के 5 वर्ण और पा के 5 वर्ण। 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 और एक या 26। इधर इंग्लिश वर्णमाला में भी, अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक से लेकर जेड तक वर्णों की संख्या होती है 26। ए से जेड तक वर्ण होते हैं 26। इधर का से लेकर या तक वर्ण भी कितने होते हैं? 26। अब एक अनुच्छेद हो गया 243। संख्या में कितना है? एक है, एक ही है ना ये। तो पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख कितने अनुच्छेदों में है? 16 अनुच्छेदों में। तो शुरुआत हो गई इसकी अनुच्छेद 243 से। तो एक तो अनुच्छेद ये हो गया, का के 5 वर्ण ले लिए, चा के भी 5 वर्ण ले लिए और टा के भी 5 वर्ण ले लिए। का अंतिम 5वां वर्ण होता है अणा। तो 5 5 10 और 5 15, इन वर्णों की संख्या हो गई 15 अणा तक। का से लेकर अणा तक कितने वर्ण हो गए? 15। इधर ए से लेकर ओ तक वर्णों की संख्या होती है 15। तो 15 ये हिंदी में और 15 ये इंग्लिश में। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों को कंपैरिजन करके चल रहे हैं हम। तो अंग्रेजी में कहां से कहां तक और हिंदी में कहां से कहां तक। तो अंग्रेजी में 15 ये वर्ण हो गए और 15 ही इंग्लिश में ए से ओ तक हो गए। एक हो गया ये 243 16। टोटल कितने हो गए? 16। 15 और एक 16। अब ये मत कर देना 15 और 15 30 और एक 31। नहीं, 15 हिंदी के 15 और इंग्लिश में भी कितने हो रहे हैं? 15। और एक संख्या में कौन है? 243। तो संख्या में एक ये हो गया, तो टोटल हो गए 15 और एक 16। तो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 अणा या ओ तक 16 अनुच्छेदों में भाग 9 में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान संशोधन 1992 के तहत। क्लियर है यहां तक? दूसरा है नगरीय निकाय व्यवस्था। इसका उल्लेख है 18 अनुच्छेदों में। परंतु तावर्ण से लेकर यावर्ण तक वर्णों की संख्या रह गई हमारे पास 11। का ता के 5 वर्ण, पा के 5 वर्ण और एक या। टोटल वर्ण कितने रह गए हमारे पास? 11। इधर पी से लेकर जेड तक हमारे पास वर्ण शेष बचे हैं 11। परंतु अनुच्छेद है हमारे पास 18। कैसे उल्लेख किया संविधान के ज्ञाताओं ने? तो संविधान के ज्ञाताओं ने दोबारा से इसकी शुरुआत कर दी, वर्णमाला की दोबारा से शुरुआत कर दी। कैसे? य क, य ख, य ग, य घ, य ण, य च और य छ। तो 11 तो ये हो गए पहले से, 12 13 14 15 16 17 और 18, मतलब 7 वर्ण ये हो गए, 11 पहले से थे, तो टोटल हो गए 18। अब नगरीय निकाय व्यवस्था की शुरुआत कहां से होगी? तो नगरीय निकाय व्यवस्था की शुरुआत हुई अनुच्छेद 243 ता ओब्लिक पी से। अनुच्छेद 243 इधर य छ और इंग्लिश में जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, जेड एफ और जेड जी। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 ये है और 11 पहले से थे, टोटल हो गए 18। तो जेड जी तक 18 अनुच्छेदों में नगरीय निकाय व्यवस्था को लेकर किस भाग में? भाग 9 काम है और इसको जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 का को जोड़ा गया। क्लियर यहां तक? अब जेड जी तक इधर हो गए या अच्छा तक इधर हो गए, तो सहकारी समितियों की शुरुआत कहां से होगी? अनुच्छेद 243 में। तो यहां से शुरुआत होगी अनुच्छेद 243 य ज या जेड एच से। अनुच्छेद 243
य ज या जेड ऐसे यहां चा छा तक तो हो गए ना, तो शुरुआत जा से होगी, इधर शुरुआत कहां से होगी, एच से होगी। तो अगर शुरुआत चा और छा तो हो गए, शुरुआत जा से हुई, तो जा से शुरुआत जा झा ना, तो तीन इसके वर्ण शेष बचे, चावर्ण वाला में 3 वर्ण शेष बचे, टावर्ण वाला के 5 ले लिए और तावर्ण वाला के भी 5 ले लिए, ताका अंतिम 5वां वर्ण होता है ना। तो 5 5 10 और 3 13। तो अनुच्छेद 243 या जा से अनुच्छेद 243 या ना या जेड टी तक कुल 13 अनुच्छेदों में भाग 9 ख में सहकारी समितियों को उल्लेख है और इसको जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत इसको शामिल किया गया है। तो 2011 में शामिल किया है भाग 9 ख, 9 और 9 क ये शामिल किए गए हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या सर संविधान में का जो भाग 9 था, भाग 9 ये क्या शुरू से खाली था क्या, जो इसमें पंचायत राज व्यवस्था को बाद में जोड़ दिया गया? तो इसमें शुरू से ये खाली नहीं था। तो शुरू से खाली नहीं था तो शुरू में इसमें क्या था, ध्यान से समझना कि 4 भाग थे। एक तो भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9। भाग 7 में ए श्रेणी के राज्यों का उल्लेख था। ए श्रेणी के राज्यों का उल्लेख था भाग 6 में। भाग 7 में उल्लेख था बी श्रेणी के राज्यों का। बी श्रेणी के निर्दिष्ट राज्य राज्यों का उल्लेख था। भाग 8 में सी श्रेणी के राज्यों का उल्लेख था और सी श्रेणी में उल्लेख किया गया था केंद्र शासित प्रदेशों का। केंद्र शासित प्रदेश। और भाग 9 में उल्लेख था डी श्रेणी के राज्यों का। राज्यों का उल्लेख था भाग 9 में और इसमें उल्लेख था केवल और केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अगर संविधान आपने शुरू से पढ़ा हो, निकोबार द्वीप समूह, तो हमने जो पहली अनुसूची पढ़ी है, पहली अनुसूची, उसमें इन सब चीजों का विस्तार से हमने अध्ययन पढ़ा है कि ए श्रेणी में कौन कौन से राज्य थे, बी श्रेणी में कौन कौन से राज्य थे, सी श्रेणी में कौन कौन से राज्य थे, डी श्रेणी में कौन कौन से राज्य थे। ये हमने पहली अनुसूची में विस्तार से इस चीज को समझा। अब हुआ यूं कि ये चारों प्रकार के जो राज्य थे इनका भाग 6, 7, 8, 9 में जो उल्लेख था, इनको संविधान जब लागू हुआ तो लागू कर दिया गया। इसके लिए 7वां संविधान संशोधन हुआ। सातवां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, जिसके तहत बी श्रेणी के राज्य समाप्त कर दिए गए। तो बी श्रेणी के निर्दिष्ट राज्य शामिल हो गए भाग 6 में और डी श्रेणी के राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर दिया गया भाग 9 से निकालकर भाग 8 में। तो भाग 7 खाली हुआ और भाग 9 खाली हुआ कब, 1956 में। और भाग 7 आज तक खाली है। यह भाग आज तक खाली है, लेकिन भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन और 97वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत राज व्यवस्था, नगरीय निकाय व्यवस्था और सहकारी समितियों को शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये 4 भाग क्या हुए थे, खाली हुए थे। 4 भागों में से 2 भाग खाली हुए, 7वां भाग खाली हुआ और 9वां भाग खाली हो गया। 7 भाग के भाग 7 में जो राज्य थे वो शामिल हो गए 6 भाग 6 के राज्यों में, और भाग 9 में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था वो शामिल हो गया किसमें, केंद्र शासित प्रदेशों में भाग 8 में।
इसलिए भाग 9 भी खाली हुआ और भाग 7 भी खाली हुआ। भाग 7 आज तक खाली है। भाग 9 में पंचायत राज व्यवस्था, नगरीय निकाय व्यवस्था और सहकारी समितियों को शामिल कर दिया गया। क्लियर यहां तक सबके दिमाग में? अब आते हैं वापस उसी मुद्दे पर जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि 73वें संविधान संशोधन का संविधान पर प्रभाव क्या हुआ। तो पहली बात तो यह है कि 73वें संविधान संशोधन को पंचायत राज अधिनियम 1992 कहा जाता है। भाग 9 के इस संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 अणाया ओ तक कुल 16 अनुच्छेदों में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। कितने अनुच्छेदों में? 16 अनुच्छेदों में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख यहां पर किया गया है। 73वें संविधान संशोधन ने संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी। तो हमारे मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत नवी अनुसूची जोड़ दी गई भूमि सुधारों संबंधित। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित कानूनों पर जोड़ दी गई और 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी दी गई और 11वीं अनुसूची के तहत पंचायत राज व्यवस्था के सभी स्तरों को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने विषयों पर पंचायत राज व्यवस्था के सभी स्तर कानून बना सकते हैं तो विषय कितने हैं? तो विषय की संख्या है 29। और कितने अनुच्छेदों में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख है? तो अनुच्छेदों की संख्या है 16। विशेष रूप से ध्यान रखना, भाग 9 में पंचायत राज व्यवस्था के लिए अनुच्छेद है 16 और संविधान में की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था के सभी स्तरों को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। यहां तक सबके दिमाग में, उम्मीद है सबके दिमाग में समझ में आ गया होगा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि 73वें संविधान संशोधन का राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ा है या राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था को लेकर क्या उल्लेखनीय कार्य किए गए। तो एक हेडिंग डालें, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था। तो राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था को पहली बार लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान में पहली बार पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। इसके बाद में राजस्थान सरकार ने पंचायत राज व्यवस्था को लिए अनेकों समितियां गठित की। उन समितियों की हम विस्तारपूर्ण चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।